एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप पर। पहले विद्यार्थी आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस एजी केमिस्ट्री की अपन चर्चा करें तो इसमें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं चैप्टर 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के बारे में बात करें अपन तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में अपनी चर्चा चल रही है और वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस वर्मी कंपोस्ट को अपन ने बना तो लिया है, पर इस वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे कैसे, किस प्रकार से इसको जो है अपन यूज में लेंगे, किस प्रकार से खेतों के अंदर इसको डाला जाएगा, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल नोटबुक और पेन लेकर आप लोग रेडी हो जाइए। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले विद्यार्थियों बात करते हैं प्रयोग की विधि। प्रयोग की विधि यानी किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना है, इसकी विधि की अपन बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग विभिन्न फसलों में अलग अलग मात्रा में अपन करते हैं। ठीक है, अलग अलग फसलों के अंदर इसकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग अपन रखते हैं। अब किस फसल के अंदर कितनी मात्रा रखेंगे इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अलग अलग फसलों में भिन्न भिन्न मात्रा में किया जाता है। किया जाता है खेत की तैयारी के समय, खेत की तैयारी के समय 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर, 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर जुताई में मिला देते हैं, की दर से प्रयोग कर जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर व सब्जियों में 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे मैं बात करता हूं इसका प्रयोग खाद्यान्न फसलों में खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर तथा सब्जियों में 10 से 12 टन तथा सब्जियों में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं। ठीक है,
आगे अपन बात करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का रंग भूरा होने के कारण किसान इसका उपयोग बुआई के समय उड़कर भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर किया है। जैसे देखो आप लोग खेत की तैयारी करते समय अपन 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अपन जुताई करके उसमें मिला देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। तो भूरा रंग होने के कारण आसानी से अपन जुताई करते समय या खेत जो होता है जब उसको ओढ़ते हैं अपन, तो उस समय भी जो है उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं, यानी उड़कर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलो आगे बात कर लेते हैं अपन। तो केंचुए की इस खाद का प्रयोग अपन अलग अलग जो है इस प्रकार से कर सकते हैं, और भी विभिन्न फसलें जो होती हैं, विभिन्न फसलों में प्रयोग की मात्रा। ठीक है, तो कुछ फसलें यहां पर दी हुई है जिनमें कितनी मात्रा में अपन प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। धान्य फसलें, धान्य फसलों के अंदर प्रयोग करते हैं 2 टन प्रति एकड़, 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। आगे बात करें अपन दालें, दालें जितनी भी होती है उनमें भी 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। आगे बात करते हैं अपन मसाले, मसाले की फसलें, इनमें करते हैं 4 टन प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन तो शाकीय फसलें, अच्छा तिलहनी भी अपन लिख लेते हैं। तिलहनी फसलें 3 से 5 टन प्रति एकड़। शाकीय सब्जियों की अपन बात करेंगे, शाकीय फसलें, इसमें काम आएगा ये 4 से 6 टन प्रति एकड़, 4 से 6 टन प्रति एकड़। इसके बाद अपन बात करते हैं तो देखो फलदार वृक्ष 2 से 3 किलोग्राम प्रति वृक्ष। फलदार वृक्ष की अपन बात करते हैं तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति वृक्ष में इसको अपन डालेंगे। ठीक है, नकदी फसलों में, नकदी फसलों में इसका प्रयोग अपन यहां पर करते हैं और मात्रा होती है 5 टन प्रति एकड़, 5 टन प्रति एकड़। शोभाकारी पौधे जो होते हैं, यानी कि जो सजावटी पौधे होते हैं, शोभाकारी पौधे होते हैं, इनमें 4 टन प्रति एकड़, 4 टन प्रति एकड़, 4 टन प्रति एकड़। और प्लांटेशन फसलों में, प्लांटेशन यानी प्लांटेशन का मतलब होता है कि प्लांट, सीधे प्लांट लगाते हैं अपन, जैसे कि गन्ना वगैरह होता है डायरेक्ट अपन प्लांट लगाते हैं। तो प्लांटेशन फसलें जो होती है उसमें 5 किलोग्राम प्रति पौधा अपन लगाते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इस वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। अलग अलग फसलों में अलग अलग मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूं। खाद्यान्न फसलों में 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर, सब्जियों के अंदर 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर का उपयोग करते हैं। धान्य फसलों में 2 टन प्रति एकड़, दालों में 2 टन प्रति एकड़, मसालों के अंदर 4 टन प्रति एकड़, तिलहनी फसलों में 3 से 5 टन प्रति एकड़, खास शाकीय फसलों में 4 से 6 टन प्रति एकड़,
फसलदार वृक्षों में 2 से 3 किलोग्राम प्रति वृक्ष, नकदी फसलों में 5 टन प्रति एकड़, शोभाकारी पौधे में 4 टन प्रति एकड़, प्लांटेशन फसलों में अपन क्या करेंगे 5 किलोग्राम प्रति पौधा इसका प्रयोग करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये बात हो गई है इसके प्रयोग की विधि, और इस प्रकार से अपनी वर्मी कंपोस्ट जो खाद अपन पढ़ रहे थे वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो, अभी तक अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, जैविक खाद के बारे में, जिसमें मैंने आपको गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट तथा कंपोस्ट बनाना, ठीक है, गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट ये बनाना बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, और अब बात करेंगे अपन इस अध्याय का दूसरा टॉपिक जिसके बारे में अपनी बात होने वाली है, और वो है जैव उर्वरक, क्योंकि पाठ का नाम था जैविक खाद एवं जैव उर्वरक। जैविक खाद अपन पढ़ चुके हैं विस्तार से, अब अपन बात करेंगे जैव उर्वरक के बारे में। ठीक है, चलो, तो क्या चीज होती है जैव उर्वरक, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग है जैव उर्वरक, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, जैव उर्वरक ऐसे प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जिनमें एक या अधिक जीवाणुओं की मिश्रित संरचनाओं का समावेश होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं एवं अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं ताकि ये पौधे को आसानी से उपलब्ध हो पाए। यानी सिंपल सी बात ये है कि ये प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जो जीवाणुओं के जो भी अवशेष होते हैं इनसे बनते हैं, या जीवाणुओं से मिश्रण से ये बनते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में बदल देते हैं ताकि वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो ये जो पदार्थ हैं ये क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब किस प्रकार से जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए आप लोग इसको, सबसे पहले मैं इसके बारे में सामान्य सी जानकारी आपके सामने यहाँ पर नोट करवा देता हूं। जैव उर्वरक, जैव उर्वरक ऐसे प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, ऐसे प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जिनमें एक या अधिक जीवाणुओं की, जिनमें एक या अधिक जीवाणुओं की संरचनाओं का समावेश होता है, समावेश होता है। ठीक है, एक या अधिक जीवाणुओं की मिश्रित संरचनाओं का, यानी संरचनाओं का समावेश होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं, की क्षमता रखते हैं एवं अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में, घुलनशील फास्फोरस में बदलते हैं, बदलते हैं ताकि यह पौधों को आसानी से
उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। तो ये जैव उर्वरक वृद्धि कारक हार्मोन की आपूर्ति, वृद्धि कारक हार्मोन की आपूर्ति भी करते हैं, वृद्धि कारक हार्मोन की आपूर्ति भी करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक जैव उर्वरक के बारे में सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को बता दी है, जो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से अपन जैव उर्वरक जो होते हैं इसके बारे में चर्चा यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैव उर्वरक के बारे में हम बात करते हैं आगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं इसको समझने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए जैव उर्वरक के बारे में अपन बात करते हैं। तो कौन से पोषक तत्व उपलब्ध करवा रहे हैं, इस आधार पर अपन जैव उर्वरकों को मुख्यतः बांटते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर तो कौन कौन से होते हैं जैव उर्वरक, फास्फोरस विलेय जैव उर्वरक होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अगला हेडिंग है जैव उर्वरकों के प्रकार। जैव उर्वरकों के प्रकार एक एक को अपन बहुत विस्तार से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर नोट करते रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपना राइजोबियम जीवाणु होते हैं। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो राइजोबियम जीवाणुओं के साथ में एजोटोबैक्टर होता है, एजोस्पाइरलम होता है। तो ये तीन प्रकार के मुख्यतः अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। इन तीन चीजों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक एक करके अपन यहाँ पर शुरुआत इसकी करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर, और वो है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जीवाणु जो होते हैं ये राइजोबिएसी कुल में आता है, जो दलहनी फसलों की जड़ों पर उपस्थित ग्रंथियों में पाए जाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दलहनी फसलें जो होती है ना, जो दाल वाली फसलें होती है ना, जैसे सोयाबीन है अपनी, इसके अलावा मूंग है, उड़द है, अरहर है, इस प्रकार की जितनी भी दाल वाली फसलें होती है, इन दाल वाली फसलों की जो जड़ें होती है ना, उन पर छोटी छोटी सी मूल ग्रंथियां पाई जाती है, और उन मूल ग्रंथियों के अंदर उपस्थित होते हैं कौन, राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, तो ये राइजोबिएसी कुल के जीवाणु होते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के सामने कि ये जीवाणु राइजोबिएसी कुल में आते हैं, राइजोबिएसी कुल में आते हैं, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली मूल ग्रंथियों में पाए जाते हैं।
ठीक है। तो दलहनी पादप जो होते हैं इनकी मूल ग्रंथियां जो मूल के ऊपर पाई जाती है, उन मूल ग्रंथियों के अंदर कौन पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का अवशोषण कर उसका स्थिरीकरण करते हैं। यानी ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण करके उसका स्थिरीकरण करते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। तो एक सामान्य सी बात मैंने आपको राइजोबियम जीवाणु के बारे में बता दी है। अब और भी बहुत सारी बातें इससे संबंधित अपन करने वाले हैं और वो सारी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ तक की बात आप लोग ध्यानपूर्वक कंप्लीट करेंगे। बाकी सभी जैव उर्वरकों को बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग उस पर बिल्कुल उसको ध्यान से कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।